हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 1 का 1.19 अन्य परिभाषिक शब्द पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो पॉइंट देखने वाले हैं वो है लागत है। लागत क्या होता है? तो लागत को मैं सिंपल और सरल शब्दों में कहूँगा तो जो भी वस्तु कंपनी में बनाया जाता है और बनाने के बाद जितना खर्चा आता है उसी को हम क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। एकदम सिंपल और सरल शब्दों में। कैसे? एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कार कंपनी है। कार कंपनी है और उस कार कंपनी को कार बनाना है। तो कार को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, तो उसको तो वो खरीद के लाएगा। तो कितने में खरीद के ला रहा है उन सभी को जोड़ा जाता है। कितना कितना सामान लगा है, कितने का सामान लगा है, कितने में आया है, यहाँ तक के बनाने वाले मजदूर को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। इसी को लागत कहते हैं। समझ में आ गया? हर चीज़ को जोड़ने के बाद निकाला जाता है, वही क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। और इसमें बताने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने सिंपल और सरल शब्दों में आपको समझा दिया। तो जो मैंने बताया बस आपको उतना ही ध्यान देना है ना। इसके बाद दूसरा आता है प्रमाणक। प्रमाणक क्या होता है? यहाँ पे जो लिखा है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ ना। पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है प्रमाणक। प्रमाणक क्या होता है? जब मैं कोई सामान खरीदने जाता हूँ मार्केट में, तो उस सामान को खरीदने के बाद दुकानदार जो है एक बिल बना के देता है। उस बिल में सामान की कीमतें जो है लिखा होता है, वही कहलाता है प्रमाणक। क्लियर हुआ ये भी टॉपिक, प्रमाणक क्या होता है। इसके बाद देखो अगला जो टॉपिक है वो है माल। माल क्या होता है? जिस वस्तु को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, वही कहलाता है माल, सिंपल और सरल शब्दों में। नेक्स्ट टॉपिक है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय है मेरे पास जो संपत्ति है ना, या मैं संपत्ति खरीद रहा हूँ, जैसे कि ज़मीन है, खेत है, मकान है, बिल्डिंग है। तो ये जो है इसको मैं खरीद रहा हूँ, तो खरीद के रख रहा हूँ, तो ये पूर्ण रूप से मेरा ही तो रहेगा ना। और मैं बाद में इसको बेच भी सकता हूँ। तो मेरे लिए क्या है? एक पूंजी है, जमा करके मैंने रखा है। तो ये क्या कहलाएगा? पूंजी। तो पूंजीगत व्यय आपको समझ में आ गया कि किसी चीज़ में आप पैसा लगा के छोड़ देते हो, यहाँ तक कि शेयर भी पूंजीगत में आएगा। क्योंकि शेयर आपने खरीदा है, शेयर की कीमत अभी 100 रुपये है, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ के ये 1000 तक के पहुँच गया। तो क्या है? पूंजी है वो, क्योंकि आपने जमा किया, शेयर खरीदा है। तो ये भी पूंजीगत व्यय ही कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखो। इसके बाद आते हैं यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो है आगमत व्यय। आगमत व्यय क्या होता है? आगमत व्यय होता है व्यापार हेतु माल खरीदना, माल बेचना। मतलब खरीदने को भी यहाँ पे शामिल किया गया है आगमत व्यय में, बेचने को भी शामिल किया गया है। स्थायी संपत्ति की कार्य क्षमता बनाए रखना, है ना। कार्य क्षमता मतलब जो हमारे पास संपत्ति है, जैसे कि स्थायी संपत्ति क्या हो? खेत होगा, और खेत की कार्य क्षमता क्या होगा? फसल बोना। तो उसको बनाए रखने की बात कर रहे हैं। तथा व्यापार संचालन में संबंधित समस्त व्यय आगमत व्यय कहे जाते हैं। इसके बाद है अस्थगित। यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है अस्थगित आगमत व्यय, ये क्या होता है? अस्थगित आगमत व्यय। अस्थगित आगमत व्यय ऐसा व्यय है जो कुछ समय के लिए किया जाता है। देखो, पूर्ण रूप होता है तो स्थगित होता है ना, कुछ समय के लिए किया जाता है तो अस्थगित में आ जाता है। तो अस्थगित आगमत व्यय क्या होता है कि कुछ समय करने के बाद उसे छोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे उदाहरण है ना, तो ये उदाहरण को दिया है ना, इसको मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण में क्या कहा है कि 2 लाख रुपया विज्ञापन में खर्च कर रहा है। 2 लाख रुपया ये एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, विज्ञापन है ना, विज्ञापन में खर्च कर रहा है। और इस विज्ञापन में लाभ आने वाले 4 वर्ष तक मिलने वाले अनुमान के कारण चालू वर्ष के लाभ हानि खाते में 50-50 हज़ार रुपये का व्यय डेबिट किया जाएगा तथा शेष राशि 3 वर्ष में अर्जित की जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 2 लाख रुपया खर्चा करेगा विज्ञापन में। तो भाई विज्ञापन में कोई इंसान विज्ञापन में पैसा क्यों खर्च करता है? कंपनी के, है ना। कंपनी को अपने कंपनी जो अपना विज्ञापन क्यों देता है? क्योंकि उसे लाभ अर्जित करना है। विज्ञापन देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, सेल होगा तो उसे लाभ अर्जित होगा। तो वो 4 साल के लिए विज्ञापन दे रहा है और 2 लाख रुपया जो उन्होंने विज्ञापन में खर्चा किया है। तो इनका काम क्या है कि जितने भी प्रॉफिट होगा जो हमने विज्ञापन में खर्चा किया है 2 लाख रुपया, वो 3 साल के अंदर आ भी जाए और हर साल 50-50 हज़ार रुपया, जो 4 साल के लिए मतलब 1 साल का 50 हज़ार रुपया ना, वो 50 हज़ार रुपया हर साल कटते रहेगा। तो हर साल विज्ञापन के लिए 50-50 हज़ार रुपया कटते रहेगा। इसके बाद आगे विज्ञापन को बढ़ाना है या ना बढ़ाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 4 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया, तो ये कहलाता है अस्थगित आगमत व्यय कहलाता है ना, क्योंकि ये पूरा मतलब स्थायी नहीं है।
इसे हमें आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखो एक शब्द है बट्टा। बट्टा क्या होता है? एकदम सिंपल और सरल शब्दों में कहा जाए तो जो हमें छूट देते हैं ना, उसी को हम बट्टा कहते हैं। आप एक कपड़ा की दुकान में जाते हो और कपड़ा की दुकान में जाने के बाद कपड़ा दुकान में जाने के बाद आप कपड़ा खरीदते हो तो उसकी कीमत 1,000 रुपये है। वो कहता है 20% छूट कह देता है। तो 20% छूट मतलब क्या हो गया? 800 रुपये आपको पड़ा। तो ये क्या कहलाएगा? बट्टा, है ना। जो छूट दिया जाता है वही कहलाता है, बट्टा कहलाता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। देखो बट्टा को दो भागों में बांट दिया गया है। एक का नाम इन्होंने दिया है व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा क्या होता है? व्यापारी लोग हैं, थोक चिल्हर विक्रेता, थोक विक्रेता कहते हैं ना। थोक विक्रेता मतलब बहुत सारा सामान एक साथ लेके आते हैं, उनको दिया जाता है, इसे हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। और नकद बट्टा क्या होता है? जैसे मैं अकेले जा रहा हूँ और मुझे एक कपड़ा बस खरीदना है दुकान से, तो ये कहलाता है नगद बट्टा, है ना। और उसमें जो छूट दिया जाता है वही क्या कहलाएगा? बट्टा कहलाएगा। आपको पता होना चाहिए कि छूट ही बट्टा होता है, ठीक है। चाहे वो 5% का छूट दे या 50 रुपये का, 100 रुपये का, जो भी हो, चाहे 1 रुपये का छूट दे, वही क्या कहलाएगा? बट्टा कहलाएगा। क्लियर हुआ ये टॉपिक? इसमें ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, इसलिए ज़्यादा मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा में अंतर बता दिया गया है। तो व्यापारिक बट्टा क्या है और नगद बट्टा क्या है? चलो अंतर देखते हैं। पहला जो है उद्देश्य, किस उद्देश्य से किया जाता है? पहला व्यापारिक बट्टा देखो, व्यापारिक बट्टा विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। जबकि नकद बट्टा क्या है? शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। गणना किस आधार पर किया जाता है? गणना तो व्यापारिक बट्टा को देख लो, व्यापारिक बट्टे की गणना माल के सूची मूल्य या छपे हुए मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से की जाती है। जबकि नकद क्या होता है? नगद बट्टा भुगतान राशि पर ज्ञात किया जाता है। एकदम सही है। अगर ध्यान से देखा जाए तो व्यापारी लोग एक साथ सामान लेते हैं, है ना, एक साथ सामान लेते हैं, तो जितना सामान है उसमें टोटल करके बट्टा निकाल देते हैं, और हर एक सामान के हिसाब से ना। और यहाँ पे नगद क्या, आप एक ही सामान खरीदोगे तो एक सामान में आपको नगद आपको उसी समय छूट मिल जाएगा, आप नगद पेमेंट भी करोगे और छूट मिल जाएगा। जबकि व्यापारिक बट्टे में क्या होता है? व्यापारी लोग इसे उधारी भी ला सकते हैं, छूट भी मिल जाएगा, उधारी में कुछ कम करके दे दिया जाएगा। तो ये क्या है? नगद में उसको अलग से पैसा मिलेगा, नगद में हो सकता है उसको ज़्यादा छूट दे रहा है, या कहा जा सकता है कि उधार लेके जा रहा है तो उसको कम छूट मिल सकता है। तो चलो इसे इस तरीके से ना समझे, इसे इस तरीके से मत समझना, इसे अलग ही अलग समझो। नगद बट्टा मतलब सिंगल व्यक्ति समझो, और व्यापारिक कह रहे हैं मतलब टोटल करके समझो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद देखो अगला जो टॉपिक है वो है लेखा से संबंधित है। लेखा, लेखा क्या होता है? व्यापारिक बट्टा पुस्तकों में नहीं लिखा जाता कह रहा है, जबकि नकद बट्टे का लेखांकन किया जाता है। इसके बाद चौथा क्या है? बट्टा किसको दिया जाता है? तो बट्टा किसको दिया जाता है? यह बट्टा उन सब ग्राहकों को दिया जाता है जो एक सी वस्तु का व्यापार करते हैं। मतलब एक सी वस्तु मतलब एक जैसी बोल रहा है, एक सी वैसी वस्तु बोल रहे हैं, यहाँ पे एक जैसी है। इसके बाद देखो नगद बट्टा केवल उन ग्राहकों को दिया जाता है जो समय के पूरे मूल्य का भुगतान करते हैं। पांचवा है बीजक में उल्लेख। इस बट्टे का उल्लेख बीजक में किया जाता है, अर्थात बीजक में इसे माल के मूल्य में घटाकर दर्शाया जाता है। इस बट्टे को बीजक में नहीं दर्शाया जाता है। समय यह माल क्रय करते समय दिया जाता है, और यह छूट भुगतान करते समय दिया जाता है। राशि, इसकी राशि सामान्यतः बड़ी होती है और इसकी राशि सामान्यतः छोटी होती है। दोनों छूट एक साथ, तो यहाँ पे व्यापारिक कटौती के साथ नगद कटौती भी मिल सकती है। और इसमें क्या होगा? यह आवश्यक नहीं रोकड़ छूट पाने वाले को व्यापारिक छूट मिली हो।